हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सिंपल इंटरेस्ट पर। और सिंपल इंटरेस्ट पर सीजीएल और सीएचएसएल मेंस में पूछे गए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के टाइप की हम बात करेंगे। भाई, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको इसका बेसिक्स तो आता होगा। भाई, कम से कम हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100 होना चाहिए। तभी तो हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे आगे। तो इतना तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको थोड़ा बहुत तो आता होगा। मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस कराऊंगा, क्वेश्चंस की अप्रोच बताऊंगा कि इन्हें पेपर में कैसे करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज की हमारी क्लास शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो सीजीएल मेंस 2018 में 11 सितंबर 2019 के शिफ्ट में पूछा गया है। ये कुछ इस तरह से है कि भाई 8.75% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 8,400 रुपए की एक राशि निश्चित समय में, टाइम हमें नहीं दिया हुआ, निश्चित समय में 11,046 रुपए हो जाती है। तो इसी ब्याज दर पर और उसी समय में, जो पहला वाला समय था ना, उसी समय में 9,600 रुपए की राशि पर सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। देखिए, देखो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना ये है कि 9,600 रुपए पर सिंपल इंटरेस्ट, जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो 8.75% और टाइम क्या हो, जो ये फर्स्ट कंडीशन में आपका जो टाइम है ना, वही टाइम इस सेकंड वाली कंडीशन के लिए भी होना चाहिए। तो आपको इस 9,600 रुपए पर इस 8.75% रेट से टी टाइम में, जो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में जो टाइम था ना, उस टी टाइम में दिया गया ब्याज आपको बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को। देखो, हमें ये दिया गया है कि 8,400 रुपए है। ये 8,400 रुपए को हमने ब्याज पर दिया 8.75% साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर। कितने समय के लिए दिया हमें नहीं पता, समय कितने समय के लिए दिया गया है, लेकिन हमने जितने भी समय के लिए दिया, ये पैसा जो 8,400 रुपए है, ये पैसा बन जाता है आपका 11,046। मतलब इस आपने पैसा तो दिया था 8,400, लेकिन ये हो गया कितना, 11,046 हो गया। मतलब ये है आपका मिश्र धन यानी अमाउंट, जबकि ये क्या है, प्रिंसिपल। जो पैसा आप उधार लेते हैं उसे प्रिंसिपल कहते हैं, और ब्याज जुड़ने के बाद जो पैसा आपके पास आता है उसे अमाउंट कहते हैं। तो क्या मैं यहां से टी टाइम में आपके द्वारा दिया गया या लिया गया सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकता हूं क्या? तो आप कह सकते हैं बिल्कुल निकाला जा सकता है कि साधारण ब्याज क्या होगा भाई, अमाउंट में से, मतलब मिश्र धन में से आप मूलधन घटा दे, अमाउंट में से जब आप प्रिंसिपल घटाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा टी टाइम का। तो आपको दिया गया है अमाउंट 11,046, जबकि प्रिंसिपल आपको दिया गया है 8,400। तो 11,046 में से जब आप 8,400 रुपए घटाएंगे तो आपके पास आएगा 2,646 रुपए। मतलब आपने टी टाइम में 8,400 रुपए पर 2,646 रुपए ब्याज के दिए हैं। सही है गलत है? आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है। अब देखो, इस कंडीशन से अगर मुझे बेसिक से करना है तो यहां से मुझे टाइम निकालना पड़ेगा। फिर टाइम भी आपके पास होगा, आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट भी होगी, और आपके पास प्रिंसिपल भी है। तो आप प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 करके 9,600 रुपए पर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जब भी इस टाइप का सवाल आए तो आपको यहाँ पर टाइम भी नहीं निकालना। मैं क्या बात कर रहे हो भाई, ये टाइम भी नहीं निकालना, तो फिर कैसे करेंगे? देखो मैं तरीका बता रहा हूँ किस तरह से करेंगे। देखो, हमें दो कंडीशन दी गई है, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन है 8,400 रुपए वाली, सही है। तो भाई आप क्या करो, इस 8,400 रुपए पर सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो। तो देखो 8,400 रुपए हो गया आपका मूलधन, दर हो गई 8.75%, और टाइम आपको नहीं पता तो टी टाइम मान लो, और ये अपॉन 100, क्या पीआरटी अपॉन 100, क्या फर्स्ट कंडीशन मतलब 8,400 रुपए पर आपके द्वारा दिया गया सिंपल इंटरेस्ट आएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है। अच्छा, तो फिर सेकंड कंडीशन में, सेकंड कंडीशन है भाई आपकी 9,600 रुपए की, मूलधन ये हो गया, रेट रेट वही होनी चाहिए जो सवाल में पहले थी, मतलब 8.75%। टाइम टाइम भी वही है जो पहला था, जो पहले था आपका, तो टाइम टी है, और अपोन क्या हो गया 100, ये हो गया भाई
प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, मतलब 9,600 रुपए पर आपके द्वारा दिया गया सिंपल इंटरेस्ट। मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई आप इन दोनों कंडीशन का रेशियो निकाल लो, सही है, अनुपात निकाल लो आप। तो आप देख रहे होंगे कि भाई 8.75 से 8.75 कटेगा, टी से टी कटेगा, 100 से 100 कटेगा, यहाँ से 00 से 00 कटेगा, ये 12 से सिंप्लीफाई हो रहा है, 12 सत्ते 84, इधर 12 अट्ठे 96, मतलब 8,400 रुपए पर, मतलब जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है, और 9,600 रुपए पर आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है, इन दोनों कंडीशन का जो रेशियो आया आपका सिंपल इंटरेस्ट का, वो रेशियो आ रहा है आपका 7:8, 7:8। अगर 8,400 रुपए पर आप 7 यूनिट सिंपल इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो 9,600 रुपए पर आप कितने यूनिट सिंपल इंटरेस्ट दे रहे हैं? तो आप बोलेंगे कि भाई आप 9,600 रुपए पर 8 यूनिट सिंपल इंटरेस्ट का दे रहे हैं। 8,600 रुपए पर आपने वास्तव में कितना सिंपल इंटरेस्ट चुकाया? आप कहेंगे 2,646 रुपए चुकाया था हमने। तो ये जो 7 यूनिट है, इस 7 यूनिट की वैल्यू ही आपके सवाल में 2,646 रुपए दी गई है। अगर 7 यूनिट की वैल्यू 2,646 रुपए है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 7 या 21, 5 बचा, और ये 7 7 49, फिर 5 बचा, और 7 7 8 56, ये जाएगा 8 बार, है ना। तो एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 378 रुपए। अगर एक यूनिट की वैल्यू 378 रुपए है, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 गुना 378। जब मैं 8 को 378 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास 9,600 रुपए पर दिया गया सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो एक बार मैं ऑप्शन की तरफ नजर मार लेता हूं कि यूनिट डिजिट सबकी सेम है क्या। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यूनिट डिजिट सबकी अलग अलग है। यूनिट डिजिट यहाँ पर देखो 6 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 0 है, सबकी यूनिट डिजिट अलग अलग है। तो इस क्वेश्चन को यूनिट डिजिट से सोल्व किया जा सकता है। यहाँ पर देखो कितना है? 8, यहाँ पर कितना है? 8। जब आप 8 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 आता है, और 64 का यूनिट डिजिट 4 आता है। मतलब मेरा आंसर वही होगा जिसका यूनिट डिजिट क्या हो? 4 हो, और यूनिट डिजिट 4 मेरा एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। यही इस सवाल का सही उत्तर होगा। हाँ जी, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरह से है कि 5,000 रुपए की राशि को 2 भागों में इस प्रकार डिवाइड किया गया कि जो पहला भाग है उस पर आप रेट लगा रहे हैं 6.2/3% प्रति वर्ष की, और टाइम है 4.1/5 साल का सिंपल इंटरेस्ट। दूसरे भाग पर 4% प्रतिवर्ष की दर से 2.3/4 साल के लिए साधारण ब्याज से डबल हो जाता है। मतलब जो फर्स्ट पार्ट है ना, फर्स्ट पार्ट पर जो आप सिंपल इंटरेस्ट दे रहे हैं, वो सेकंड पार्ट से डबल है। ये सवाल की लैंग्वेज है। सवाल की लैंग्वेज ये बोल रही है कि आप फर्स्ट पार्ट पर जो सिंपल इंटरेस्ट देंगे, जो साधारण ब्याज आप देंगे, वो दूसरे वाले हिस्से से डबल है, दूसरे वाले हिस्से के साधारण ब्याज से डबल है। तो देखो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। देखिए दोस्त, हमें सवाल कुछ इस तरह से दिया है कि 5,000 रुपए को 2 भागों में बांटा गया। सही है, 5,000 रुपए को 2 भागों में बांटा गया। मैं ये मान लेता हूं कि पहला जो भाग है वो है ए रुपए का, और दूसरा भाग है बी रुपए का। अगर आप ए और बी को फिर से जोड़ेंगे तो आपके पास 5,000 रुपए आ जाएंगे। इस 5,000 रुपए के ही मैंने 2 हिस्से किए हैं, और मान लिया कि वो पहला हिस्सा ए रुपए का है और दूसरा हिस्सा बी रुपए का है। अच्छा, पहले भाग को आपने कितने परसेंट रेट से दिया? 6.2/3% प्रतिवर्ष के रेट से दिया। आपको पता है 6/2/3 का मतलब होता है 1/15। मतलब एक साल आप कितना सिंपल इंटरेस्ट चुकाएंगे? ए का 1/15, यानी आप इतना रुपए एक साल में ब्याज का देंगे ए रुपए पर। सही है, सही है, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो टाइम एक साल थोड़ी है, टाइम तो है 4 से 1/5 साल। तो 5 चौक 20 और 1 21। तो अगर एक साल में आप कितना सिंपल इंटरेस्ट देंगे, तो 5 चौक 20 और 1 21/5 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट आप दे रहे होंगे? तो 21/5। तो ये हो गया आपके पास प्रिंसिपल, रेट और ये टाइम। ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट ए पार्ट पर, पहले हिस्से पर। सही है, ठीक है। दूसरे हिस्से का देखते हैं क्या कहानी है। दूसरे भाग पर आप दे रहे हैं 4% ब्याज की दर। दूसरा हिस्सा है आपका 20 रुपए का, और 4% का मतलब होता है 1/25। मतलब आप बी पर 1/25 की रेट से
1/25 क्या देंगे, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट दे रहे होंगे, जबकि टाइम कितना है, 2 सही 3/4, 2 सही 3/4, तो 4 दूनी 8 और 3 11/4। अगर 1 साल में आप इतना सिंपल इंटरेस्ट चुका रहे हैं तो 2 सही 3/4 साल मतलब 4 दूनी 8 और 3 11/4 साल में आप इतना साधारण ब्याज चुका रहे होंगे। सवाल में ये बोल रहा है कि पहले हिस्से पर जो आप सिंपल इंटरेस्ट देंगे वो दूसरे हिस्से से डबल है, ये डबल है इससे। तो अगर मैं इसको भी डबल कर दूं, अगर मैं दूसरे वाले हिस्से को डबल कर दूं तो बताओ दोनों हिस्से बराबर हो जाएंगे क्या आपस में। तो अगर मैं इस सेकंड हिस्से को डबल कर देता हूं तो ये आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। सही है ना गलत, सही है गलत है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। अब देखो अब क्या करें, अब मैं ले लेता हूं रेशियो इसका। अब रेशियो लेते हैं, देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये 3 से घट रहा है, 3 पंजे 15 और ये 3 सत्ते 21, ये आ गया 25, 25 से 25 कट गया, तो आपके पास आएगा A/B इक्वल्स टू 11/14। मतलब अगर पहला हिस्सा 11 यूनिट का है तो दूसरा हिस्सा कितना यूनिट का है, 14 यूनिट का होगा। अगर पहला हिस्सा 11 यूनिट है तो दूसरा हिस्सा कितना यूनिट होगा, 14 यूनिट। आपसे सवाल में क्या पूछ रहा है, दोनों भागों में अंतर कितना है। तो अगर मैं यूनिट में अंतर पूछूं आपसे तो यूनिट में अंतर कितना है भाई, पहला भाग 11 दूसरा भाग 14, तो यूनिट में कितना अंतर, 3 यूनिट का अंतर है। तो मेरा जब आंसर जब मैं चेक कर रहा हूं यहाँ पे तो अपना आंसर आ रहा है सारे ही इंटीजर में, सही है ना। तो मेरा आंसर वो होगा जो 3 का मल्टीपल हो। तो मैं ऑप्शन चेक कर लेता हूं कि मेरा कौन सा ऑप्शन 3 का मल्टीपल बन रहा है। तो ऑप्शन ए 6 और 2 8, डिजिटल सम 8 आ रहा है, 3 का भाग नहीं जा रहा, मतलब ये 3 का मल्टीपल नहीं है। दूसरा आया आपका 8 और 6 14, 14 का मतलब 4 और 1 5, 5 में 6 3 का भाग नहीं जाता, मतलब ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है। तीसरा ऑप्शन है 6 और 5 11, 11 का मतलब 2, 11 में 3 का भाग नहीं जाता, 2 में 3 का भाग नहीं जाता, मतलब ये भी मेरा आंसर नहीं है। ये बचा ऑप्शन नंबर डी 600, 600 का मतलब 6, 6 में 3 का भाग जाता है, यही मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यही मेरा एक ऑप्शन था जो 3 का मल्टीपल बन रहा था। तो एक तो ये तरीका है, बाकी अगर आपको कंप्लीट सोल्व करना है तो कर सकते हैं। देखो पहला हिस्सा कितना यूनिट, 11 यूनिट, दूसरा हिस्सा कितना यूनिट, 14 यूनिट, तो 11 प्लस 14 टोटल हिस्सा कितना यूनिट हो गया, 25 यूनिट का हो गया, जबकि टोटल था कितना 5000, मतलब 25 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपको, कितनी दी गई है, 5000 रुपए दी गई है। अगर 25 यूनिट की वैल्यू 5000 रुपए है तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 25 दूनी 50, मतलब 200 रुपए आ गई। एक यूनिट की वैल्यू 200 रुपए, तो आपसे पूछ रहा है दोनों भागों में अंतर, मतलब 3 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। एक यूनिट की वैल्यू 200 रुपए, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 3 गुणा 200 मतलब 600 रुपए। यही इस सवाल का क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरह से है कि साधारण ब्याज पर दी गई राशि 1 साल में 6076 रुपए और 4 साल में 7504 रुपए हो जाती है। धनराशि और प्रति वर्ष ब्याज की दर क्रमशः क्या है। देखिए एक धनराशि है वो 1 साल बाद कितनी हो जाती है, 1 साल के बाद में ये हो जाती है भाई 6076 रुपए। इस बात का मतलब है कि जो भी आपने पैसा उधार लिया ना उसमें 1 साल का ब्याज जोड़ने के बाद वो 6076 रुपए हो गया। इस बात का मतलब ये है। और वही धनराशि 4 साल में 7504 हो गई, सही है ना। तो 4 साल के अंदर कितनी हो जाती है, 7500 7504 रुपए हो जाती है, 7504। इस बात का मतलब यह है कि जो भी आपने पैसा लिया ना उसमें 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट जोड़ने के बाद वो पैसा कितना बन गया, 7504 रुपए बन गया। तो देखो किस तरह से इस सवाल को सोल्व करेंगे। देखिए यहां से हम डिफरेंस लेंगे, यहाँ पे 3 साल का डिफरेंस आया। देखो जब मैं डिफरेंस लूंगा ना तो यहाँ पे देखो प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कटेगा, तो बचेगा क्या, 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट माइनस 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट। तो 4 साल के सिंपल इंटरेस्ट में से जब आप 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट घटाएंगे तो आपके पास 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट बचेगा, नहीं बचेगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट बचना चाहिए। तो यहाँ पे देखो अब इधर इधर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये 4 और 4 8 बचेगा, यहाँ पे 7 और 2 9 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 4 और यहाँ पे 1, यानी
3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1428 रुपए। अगर 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1428 रुपए है तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 2 बचा, 3 7 21 और 3 6 18। तो 1 साल का साधारण ब्याज आ गया आपका 476 रुपए। सही है। तो देखो अब मैं ये कंडीशन यूज ले रहा हूं भाई, आपने जो भी पैसा उधार लिया ना वो 1 साल के बाद में 6076 हो गया। तो आपको पता है अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस एसआई। 1 साल के बाद अमाउंट 6076 है और 1 साल का ब्याज आपका है 476। तो यहां से आप प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? 6076 में से 476 घटा देंगे, आपके पास मूलधन आ जाएगा। तो 6076 में से जब आप 476 घटाएंगे तो आपके पास आएगा 5600 रुपए। मतलब आपने कितने रुपए उधार लिए थे? 5600 रुपए उधार लिए थे। मतलब आपका प्रिंसिपल कितना है? 5600 है। तो ऑप्शन नंबर सी और डी तो मेरा उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे 5400 दे रखा है, यहाँ पे भी 5400 दे रखा है। ये तो मेरा आंसर नहीं हो सकता। तो या तो मेरा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर भी 5600 है, या फिर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि दोनों ही जगह 5600 रुपए दिया गया है। अब देखो, अब मुझे निकालनी है रेट। तो रेट कैसे निकाले? देखो इसकी रेट निकालेंगे। देखो या तो मैं इससे आगे ऑप्शन से सोल्व कर सकता हूं। अगर इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हुआ तो भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% होनी चाहिए ना ऑप्शन के हिसाब से, क्योंकि ऑप्शन में रेट 9 दे रखी है। तो देखो मूलधन है आपका 5600, अगर मेरा आंसर 9% है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%, 9% से 1 साल का ब्याज इतना होगा 56 गुणा 9, और 1 साल के बाद अमाउंट बनता है 6076। अमाउंट बनता है 6076। मतलब 1 साल का ब्याज अगर आप 5600 में जोड़ देंगे तो वो 6076 के बराबर आना चाहिए। देखो अगर मैं इसे यूनिट डिजिट से ही सोल्व करता हूं ना तो देखो 5600 प्लस ऐसा ही, 5600 प्लस ऐसा ही आएगा। यहाँ पे देखो 9 छिक्के 54, 54 का सिंपल इंटरेस्ट में यूनिट डिजिट आ रहा है 4। तो जो भी सिंपल इंटरेस्ट है अगर 9% से सिंपल इंटरेस्ट का डिजिटल या यूनिट डिजिट 4 आ रहा है तो भाई यहाँ पर 0 में 4 जुड़ेगा तो आपका अमाउंट का यूनिट डिजिट 4 बनेगा, जबकि अमाउंट का यूनिट डिजिट तो 6 है। 6076 में अमाउंट का यूनिट डिजिट 6 है, जबकि 9% से यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? 4। मतलब ये 9% मेरा उत्तर इसका नहीं हो सकता। तो फिर इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। बाकी अगर आप इसे सोल्व करना चाहे तो इसे सोल्व भी कर सकते हैं। 56 को 9 से गुणा करेंगे तो ये हो गया देखो 9 छिक्के 54, यहाँ से लगी 5, 9 5 45 और ये 50 हो गया 504। मतलब 9% से 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 504 आएगा। तो जब आप 5600 में 1 साल का ब्याज 504 रुपए जोड़ेंगे तो आपके पास आएगा ये 4 0 ये 6104 रुपए। मतलब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने 9% मानी है ना तो 1 साल के बाद अमाउंट 6104 बन रहा है, जबकि बनना कितना चाहिए था? 6076 बनना चाहिए था, जबकि बन गया कितना? 6104। ये तो गलत बात है। मतलब इसकी रेट 9% नहीं हो सकती, 8.5% इसकी रेट होगी और यही इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, एक धनराशि 5.4 वर्ष में 9.25% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 14,395.20 रुपए हो जाती है, तो उस राशि पर 8.6% प्रति वर्ष की दर से 4.5 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा? देखो एक धनराशि 5.4 वर्ष में 9.25% की आपको रेट दे रखी है, तो वो साधारण ब्याज पर 14,395.20 रुपए हो गई। मतलब ये अमाउंट है, ये अमाउंट है 14,395.2। तो देखो हमें रेट दी है 9.25%। क्या मैं इस 9.25% को इसे ले सकता हूँ 9 से ही 1/4%? एक ही बात है। इसको लिखा जा सकता है 9 चौक 36 और 1 37, ये 37/4%। जब मैं परसेंट का साइन हटाऊंगा तो मेरे पास आएगा 37/400। और आपको ये बात पता है कि ये होता है प्रिंसिपल और ये होता है आपका एसआई 1 साल का। ये है 1 साल का एसआई, ये 1 साल का एसआई होता है। ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू आपकी प्रिंसिपल होती है। सही है, ठीक है।
देखो अगर मैं यूनिट में बात करूं तो भाई प्रिंसिपल मेरा कितना यूनिट है, 400 यूनिट। यहां से मेरा प्रिंसिपल कितना यूनिट बन रहा है, 400 यूनिट। इस 400 यूनिट प्रिंसिपल पर एक साल का सिंपल इंटरेस्ट 33 यूनिट है, जबकि आपको टाइम दिया है 5.4 साल। तो 5.4 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना बन जाएगा भाई, एक साल का 37 यूनिट है तो 5.4 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना बन जाएगा, 37 गुणा 5.4 यूनिट, इतना बन जाएगा। सही है गलत है? अब आपको 37 को 5.4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आप 37 को 5.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 199.8 यूनिट। इस 33 को जब आप 5.4 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो आपके पास आएगा 199.8 यूनिट। अगर मैं बात करूं अमाउंट की यूनिट में, तो अमाउंट क्या होगा भाई, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना यूनिट है, 400 यूनिट। सिंपल इंटरेस्ट कितना यूनिट है, 199.8 यूनिट। तो भाई अमाउंट कितना हो गया, इन दोनों को जोड़ देंगे आपके पास आ जाएगा 599.8 यूनिट आपका अमाउंट है। ये यूनिट में अमाउंट है। सही है? जबकि आपको अमाउंट कितना दे रखा है, 14,395.2, मतलब 599.8 यूनिट की वैल्यू ही आपके सवाल में 14,395.20 रुपए ये दे रखी है। तो अगर 599.8 यूनिट की वैल्यू 14,395.20 रुपए है तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, देखो। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी टिपिकल आ रही है। तो अगर मान लो मेरे दोस्त ये 599 की जगह 600 होता ना, अगर मान लेते 600 होता तो 600 का डबल 1200, मतलब ये जो है ना 2 बार तो जाता है ना। अगर 600 होता तो भी 2 बार जाता, लेकिन ये 600 नहीं है। सही है? फिर भी 2 बार जाएगा, 2 बार तो जाएगा। देखो मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पे है 8 और यहाँ पर है 2, तो 8 से मुझे 2 पर जाना है ना। तो यहाँ पर, यहाँ तक तो मैंने कैलकुलेशन कर दी 1200, 600 होता तो 1200 तक जाता, 1200 के आसपास आता, लेकिन है ना। तो ये 2 बार तो जाएगा इसका भाग। यहाँ पर है 8, यहाँ पर है 2, तो 8 से 2 पर जाना है, तो 8 चौक 32, क्या 4 तक जा रहा है क्या, तो ये होगा 24 गुना। तो एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 24 रुपए। अगर एक यूनिट की वैल्यू 24 रुपए है तो 400 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400 गुणा 24, 400 गुणा 24 यानी 24 चौक 96, यानी 9600 रुपए। मतलब आपने पैसा कितना उधार लिया था, 9600 रुपए उधार लिया था। सही है? ठीक है। तो आपके पास मूलधन आ गया 9600। अगर आपके पास मूलधन 9600 आ गया तो 9600 रुपए पर आपको 8.6% से 4.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे। देखो मूलधन है आपका 9600, रेट है आपकी 8.6%, है ना। तो प्रिंसिपल इंटू रेट, टाइम कितना है 4.5, और ये अपॉन में 100 करूंगा तो आपके पास प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, क्या सिंपल इंटरेस्ट सही आएगा? आप बोलेंगे बिल्कुल सही है। ये डबल जीरो से यहाँ से डबल जीरो कटेगा। अब देखो, ये देखो मुझे यहाँ पे दिख रहा है 4.5, 4.5 के अंदर 9 छिपा हुआ रहता है। 4.5 के अंदर 9 होता है, 9 पंजे 45, मतलब मेरा जो आंसर होगा ना वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए, मेरे आंसर में 9 छिपा होना चाहिए। सही है? तो मैं पहले मेरा ऑप्शन चेक, वो मेरा ऑप्शन चेक करूंगा जिस जो 9 का मल्टीपल है। देखो ये 7 और ये 2 9 और 5 और 3 8 और 1 9, ये मेरा 9 का मल्टीपल है, ये मेरा आंसर हो सकता है। यहाँ पे 6 और 3 9, 7 और 2 9, ये भी मेरा आंसर हो सकता है। ये देखो ये 9 और ये हो गया 6 और 3 9, ये 7 के 21, 21 का मतलब 2 और 1 3, ये मेरा 9 का मल्टीपल नहीं है, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर सी। अब ये देखते हैं 6 और 3 9 7 2 9, ये भी मेरा आंसर हो सकता है। देखो 9 के मल्टीपल से सिर्फ मेरा एक ऑप्शन एलिमिनेट हुआ, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अभी भी मेरे पास 3 ऑप्शन बचे हुए हैं। अब इनमें चेक करते हैं कि मेरा कौन सा आंसर होगा इन 3 ऑप्शन में से। देखो अब क्या करें, क्या कंप्लीट कैलकुलेशन करें इसकी? देखो पहले जुगाड़बाजी लगाते हैं। देखो मेरे दोस्त, मेरे पास बच रहा है यहाँ पे 96 गुना 8.6 इंटू 4.5। सही है? मैं देख रहा हूं कि भाई 4.5 का मतलब है 5 गुणा 0.9, 9 पंजे 45, मतलब 4.5 के अंदर 5 है। और कितना 5 है, एक 5 है। सही है भाई? 4.5 का मतलब 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 है ना, और 9 पंजे 45 मतलब 5 कितना है, एक ही 5 है। ठीक है। अच्छा 8.6 के अंदर क्या 5 होता है,
आप कहेंगे 5 नहीं होता यहाँ पे 5 नहीं है। और क्या 96 के अंदर 5 होता है? तो आप बोलेंगे कि 96 के अंदर भी 5 नहीं है। तो भाई आपके पास 5 तो आ रहा है, इस पूरी कैलकुलेशन के अंदर एक ही बार 5 आया, जबकि 2 96 के अंदर बहुत सारे हैं, 8.6 के अंदर भी 2 है। तो अगर मैं बात करूं 5 और 2 के पेयर की, 5 और 2 के पेयर की, 5 और 2 का पेयर बनेगा सिर्फ एक, 5 और 2 का एक पेयर बनेगा। और 5 और 2 का अगर एक पेयर है तो 5 और 2 के एक पेयर से आपके पास एक ही जीरो आएगी, मतलब 10 बनेगा और 10 में एक जीरो आएगी। और आपको ये बात पता है कि भाई अगर एक जीरो मेरे पास अगर एक जीरो मेरे पास है तो एक जीरो से एक पॉइंट हटाया जा सकता है, मतलब पॉइंट के बाद अगर एक डिजिट है तो अगर मैं उसे 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पॉइंट हटेगा, नीचे एक जीरो आएगा, जीरो से जीरो काटा जा सकता है, जीरो से जीरो को काटा जा सकता है। मतलब 5 और 2 का अगर एक पेयर है आपके पास तो एक पेयर से 10 बनेगा, 10 में एक जीरो होगी और एक जीरो से एक पॉइंट कैंसल आउट हो जाएगा। जबकि मेरी कैलकुलेशन के अंदर 2 पॉइंट है, देखो एक पॉइंट तो 8.6 के अंदर है और दूसरा पॉइंट है 4.5 के अंदर। मेरे पास कैलकुलेशन में 2 पॉइंट है, जबकि मैं इस कैलकुलेशन से एक ही पॉइंट हटा सकता हूं। मेरे पास 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट में से एक पॉइंट अगर हटेगा तो मेरे पास आंसर में एक पॉइंट तो फिर भी आएगा, आंसर में एक पॉइंट तो फिर भी बचेगा। तो ऑप्शन नंबर बी नो का मल्टीपल तो था, लेकिन इसमें पॉइंट नहीं है, ये पूरा इंटीजर वैल्यू दी है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर नहीं हो सकता, ना डी हो सकता। तो बच गया कौन सा? ऑप्शन नंबर ए ही बचा। यही मेरा सही आंसर है, जिसके अंदर एक पॉइंट भी है और ये नो का मल्टीपल भी है। तो इस तरह से इस सवाल को बिना कैलकुलेशन किए कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा इसके अंदर दिमाग लगाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये अच्छा क्वेश्चन था मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह से है कि एक व्यक्ति 25,000 रुपए की राशि के एक चौथाई भाग का साधारण ब्याज एक निश्चित दर पर और शेष राशि का 4% प्रति वर्ष की उच्च दर पर निवेश करता है। यदि 2 वर्षों के लिए कुल ब्याज 4125 रुपए की ब्याज की राशि प्राप्त होती है तो निवेश की गई द्वितीय राशि पर ब्याज की दर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें बताना है। देखो क्या बोल रहा है सवाल में, सवाल ये कह रहा है कि 25,000 रुपए को 2 भागों में बांट रहा है। ये देखो हमारे पास 25,000 रुपए, इसके 2 भाग है, तो पहला भाग का एक चौथाई तो दूसरा भाग 3/4 हो गया। सही है नहीं है? अगर पहला भाग एक चौथाई है तो दूसरा भाग 3/4। तो 25,000 का एक चौथाई कितना होता है? 6,250 रुपए होता है। 25,000 का एक चौथाई 6,250 रुपए है, तो दूसरा भाग कितना बचा? 18,750 बचा। 25,000 में से 6,250 घटा दो या फिर 3/4 कर दो, 18,750 रुपए आ जाएंगे आपके पास। सही है, ठीक है। सवाल ये कह रहा है कि 25,000 रुपए की राशि के एक चौथाई भाग का मतलब 6,250 रुपए का एक निश्चित दर पर, दर आपको नहीं दी तो माना दर है आर, निश्चित दर पर, और जो शेष बचा ना उस शेष राशि का 4% प्रति वर्ष की उच्च दर पर, मतलब इससे 4% ज्यादा। शेष राशि कौन सी है? 18,750। इस 18,750 रुपए पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है R+4, पहले से 4% प्रतिवर्ष की उच्च दर है, मतलब पहले की रेट मैंने R मानी है ना, तो इसकी रेट हो जाएगी R+4, पहले से 4% उच्च है या ज्यादा हो गई। सही है, ठीक है। और टाइम कितना है दोनों ही कंडीशन में? 2 साल है, तो ये टाइम हो गया 2 साल, ये यहाँ पे हो गया 2 साल और ये मैं बटे कर देता हूँ 100, तो ये आ गया आपका 6,250 रुपए पर सिंपल इंटरेस्ट। ये हो गया आपका 18,750 रुपए पर सिंपल इंटरेस्ट। सही है, सही है। अब दोनों को मैं जोड़ देता हूं और टोटल आपको दे रखा है सवाल में, कुल दिया हुआ है 4125 रुपए। ये दे रखा है आपको 4125। ये आपको सवाल में ये कंडीशन आपको दी गई है, 25,000 रुपए के एक चौथाई मतलब 6,250 पर एक निश्चित दर से आर की दर से 2 साल का, और 18,750 रुपए पर 4% उच्च दर से मतलब R+4% रेट से 2 साल का कुल जो ब्याज है वो बन रहा है 4,125 रुपए। सही है। अब देखो इसको सोल्व करते हैं अपन। ये 2 से घट रहा है, 2 से ये कटेगा 50, ये 1 0 से 1 0 कटेगा, ये कटेगा यहाँ से 125।
तो आपके पास आएगा 125R। यहां से देखो ये आ गया आपका 50, ये 10 से 10, ये 5 से कटेगा, ये 5 दिया 15, 3 बचा, 5 सत्ते 35, 2 बचा और 5 25, 375 बच गया। ये 375 इस R से भी मल्टीप्लाई होगा और 375 इस 4 से भी मल्टीप्लाई होगा। जब आप 375 को R से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 375R, 375R प्लस 375 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा, ये 4 से गुणा होगा जब 300, तो 300 गुणा 4 तो 1200 हो गया। 75 को 4 से करेंगे तो ये 150, 300 हो गया, तो 1200 प्लस 300 ये 1500 हो गया आपका। 1500, 375 गुणा 4 1500 बराबर 4125 आपको दिया हुआ है। तो 125R प्लस 375R तो हो गया 500R बराबर ये हो गया 4125 माइनस 1500। जब आप 4125 में से 1500 घटाएंगे तो आपके पास आएगा 5, 2 ये 6 और ये आएगा 3 में से 1 गया तो 2, 2625। मतलब 500R की वैल्यू आपके पास आई है 2625 रुपए। तो R की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2625 बटे, इसको मैं लिख रहा हूं देखो 5 गुणा 100। तो 2625 में 5 का भाग लगाऊंगा और मैं 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दूंगा। तो जब आप 2625 में 5 का भाग लगाएंगे तो आपके पास आएगा 25, 1 5 2 10 और ये 5 और ये बटे 100 है, तो ये 5.25% आपकी क्या आ गई, रेट आ गई। तो R की वैल्यू 5.25% है। सवाल में पूछ रहा है द्वितीय राशि की ब्याज की दर। तो भाई जो द्वितीय राशि है वो है 18,750 और 18,750 पर ब्याज की दर है R प्लस 4%। सही है। R की वैल्यू आपके पास आ गई 5.25, इसमें 4 जोड़ेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9.25% आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 6, 10,500 रुपए की राशि प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की निश्चित दर से 3 सही 4/5 वर्ष में बढ़कर 13,825 हो जाती है। यदि ब्याज की पूर्व दर को दुगना कर दिया जाए तो उसी राशि का 5 वर्ष के लिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। देखो 10,500 रुपए की राशि जो है वो निश्चित दर पर 3 सही 4/5 साल में कितनी हो गई, 13,825 हो गई। मतलब ये अमाउंट है, ये क्या है, प्रिंसिपल। अगर मैं 3 से ही 4/5 साल का सिंपल इंटरेस्ट पूछना चाहूं तो आप क्या करेंगे, दोनों को घटा देंगे। सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा आपका 13,825 माइनस 10,500 ये हो जाएगा। जब आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3,325 रुपए। कितने साल का सिंपल इंटरेस्ट है ये, 3 सही 4/5 साल का सिंपल इंटरेस्ट आपके पास आएगा 3,325 रुपए। कितने रुपए पर, 10,500 रुपए पर। सही है। सवाल में आगे बोल रहा है यदि ब्याज की दर को पहले से डबल कर दिया जाए तो उसी राशि का 5 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। देखो अब डबल करने के लिए पहले मुझे पहले वाला रेट तो पता होना चाहिए ना, तभी तो मैं डबल करूंगा। मेरे पास पहले वाली रेट ही नहीं है तो मैं डबल कैसे करूंगा। तो पहले रेट निकालना पड़ेगा यहाँ से। तो क्या रेट निकालेंगे, देखो यहाँ से PRT/100 करके, P आपको दिया है 10,500, रेट आ जाएगी, समय भी आपको दिया है /100 करेंगे तो बराबर में 3,325 करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, रेट आ जाएगी आपकी। लेकिन क्या इसे बिना रेट निकाले भी सोल्व किया जा सकता है, मैं कहूंगा बिल्कुल किया जा सकता है। देखो कैसे, देखो 2 कंडीशन है, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट कंडीशन है 10,500 रुपए की, सही है, 10,500 रुपए की, ठीक, 10,500 रुपए की है, ठीक है। रेट हमें नहीं पता, मैं मान लेता हूं पहले वाली रेट है एक यूनिट रेट है, ठीक, 1 यूनिट रेट है। तो ये हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया रेट। टाइम कितना है, 3 सही 4/5, तो 5 दिया 15 और 4 19, तो 19/5 साल हो गया। तो ये प्रिंसिपल, रेट मैंने 1 यूनिट मानी है, टाइम ये हो गया और ये अपॉन 100। क्या ये फर्स्ट कंडीशन का सिंपल इंटरेस्ट है, आप कहेंगे बिल्कुल सही है, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है, ब्याज की दर पहले से डबल। तो मैं रेट पहले मैंने 1 मानी थी, अब रेट पहले की डबल यानी 2 यूनिट हो जाएगी, सही है ना, सही है। तो ब्याज की दर डबल कर दिया और उसी राशि, रेट प्रिंसिपल कितना है वही है 10,500 रुपए, और टाइम कितना है 5 साल का। तो ये प्रिंसिपल, ये रेट
और ये टाइम और ये अपॉन 100, ये सेकंड वाली कंडीशन का अपने हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट हुआ। सही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, रेशियो निकाल रहा हूँ यहाँ से। अगर मैं देखो यहाँ पे आर मानता, यहाँ पे 2r मानता, तब भी वो आर से आर तो कट ही रहा था, तो मैंने 1 2 मान लिया, क्योंकि वो वैसे भी कटना ही है। देखो यहाँ से ये 00 से 00 कटेगा, ये 10,500 से तो पूरा ही 10,500 कट गया, और बचा क्या आपके पास, ये बच रहा है सिर्फ यहाँ पे। इस 5 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा 19 यूनिट, और इधर हो जाएगा 55 25 25 दूनी 50 यूनिट। और ये रेशियो आया आपके पास, रेशियो है किसका, ये सिंपल इंटरेस्ट का। अगर फर्स्ट कंडीशन में सिंपल इंटरेस्ट 19 यूनिट है, तो सेकंड कंडीशन का सिंपल इंटरेस्ट कितना यूनिट होगा, 50 यूनिट होगा। सही है। मैं जब ऑप्शन पर देख रहा हूं, ऑप्शंस को जब मैं देख रहा हूं, तो मेरे सारे ही ऑप्शंस इंटीजर में है, और न ही मुझे सवाल में अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछ रहा है, और मुझे निकालना है द्वितीय सेकंड कंडीशन पर सिंपल इंटरेस्ट, मतलब 50 यूनिट की वैल्यू निकालनी है मुझे। मेरा आंसर जो होगा वो 50 का मल्टीपल होगा, मतलब 50 से उस ऑप्शन के अंदर भाग जाना चाहिए, और 50 से नहीं जाता। दूसरा ऑप्शन 50 का भाग नहीं जाता, सी में नहीं जाता, डी में भी नहीं जाता, बी में जाता है। यही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। सही है, सही है। बाकी अगर इसे पूरा करना है तो पूरा भी किया जा सकता है। देखो हमें 10,500 मतलब फर्स्ट कंडीशन पे सिंपल इंटरेस्ट दिया है 3325 रुपए, जबकि फर्स्ट कंडीशन पर यूनिट में कितना सिंपल इंटरेस्ट है, 19 यूनिट। 19 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 3325 रुपए, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 19 से कम 19, और ये 7, और ये आएगा यहाँ पे 5। एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 175 रुपए। अगर एक यूनिट की वैल्यू 175 रुपए है, तो 50 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 50 गुणा 175, तो ये आएगा आपके पास 0 55 25, ऐसे लगी 2 7 पंजे 35 और 2 37, ऐसे लगी 3 5 1 5 और 3 8, 8,750 रुपए सेकेंड कंडीशन पर सिंपल इंटरेस्ट होगा। यही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, कोई निश्चित राशि 3 साल के लिए 4% वार्षिक दर पर, अगले 4 साल के लिए 8% वार्षिक दर पर, और 7 साल के बाद 12% वार्षिक दर पर उधार दी जाती है। यदि 11 वर्ष की अवधि में साधारण ब्याज 27,600 रुपए है, तो राशि क्या है, वो राशि बतानी है। मैं देखो जब भी इस टाइप का सवाल आएगा तो हम उसे कैसे करेंगे। देखो 3 साल के लिए रेट 4% है, आपको रेट 1 साल की दे रहा है, 4% रेट कितने साल की, 1 साल की। अगर 1 साल की रेट 4% है, तो 3 साल की कितनी हो जाएगी, 3 गुणा 4, मतलब 12% रेट हो जाएगी 3 साल की। और अगले 4 साल के लिए रेट 8% है, तो भाई 1 साल की रेट 8%, तो 4 साल की रेट 8 चौक 32% हो जाएगी, है ना। तो टोटल अब तक 7 साल हो चुके, 7 साल के बाद टोटल 11 साल है, 7 साल तो हो चुके, तो कितने बचे, 4 साल बचे। तो 4 साल की रेट कितनी दे रखी है, 12%, अगले 4 साल की रेट 12% है, तो ये 12 चौक 48% हो गई। तो टोटल 11 साल की कंबाइंड रेट कितनी हो गई भाई, 8 और 2 10 2 12, 12 की 2 हासिल किए, 4 4 8 और 1 9, 92% हो गए भाई, है ना। 92% रेट हो गई आपकी टोटल। इस 92% की वैल्यू भी आपके सवाल में 27,600 रुपए दे रखी है। अगर 92% की वैल्यू 27,600 रुपए है, तो भाई 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27,600 बटे 92, ये सीधा सीधा आपको 3 गुना दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 300 रुपए। तो 1% की वैल्यू 300, आपको पता है प्रिंसिपल 100% होता है, तो 1% की वैल्यू अगर 300 रुपए है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30,000 रुपए हो जाएगी। यही इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इस तरह से है कि पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज की दर प्रतिवर्ष 6% है, अगले 3 साल के लिए 10%, 5 साल की अवधि के लिए प्रतिवर्ष 12% है, 7 साल के बाद किसी व्यक्ति को साधारण ब्याज के रूप में 12,771 रुपए मिल रहे हैं, तो उसके द्वारा इन्वेस्ट की गई राशि मतलब प्रिंसिपल आपको बताना है। देखो ये तो भाई पिछला सवाल है भाई, 2 साल के लिए रेट है 6%, तो टोटल 12% हो गया। अगले 3 साल के लिए रेट है 10%, तो टोटल हो गया 30%, है ना।
5 साल हो चुके, टोटल 7 साल है, तो कितने साल बचे? 2 साल। तो 2 साल बचे और अगले 2 साल के लिए रेट है कितनी? ये देखो, 5 साल के बाद 2 साल बचे, तो 2 साल के लिए रेट कितनी है? 12%। तो 12 दूनी 24% रेट हो गई। तो भाई टोटल 7 साल की कितनी रेट बन गई? 4 और 2 6, 3 2 5 और 1 6, 66% आपकी टोटल कंबाइंड रेट बन गई। और इस 66% की वैल्यू भी आपके सवाल में कितनी दे रखी है? 12,771 रुपए। ये 12,771 रुपए दे रखी है। तो 66% बराबर 12,771। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 12,771 बटे 66 रुपए, इतना आएगा। देखो 11 से भाग लगा देंगे इसमें, 11×6 = 66, और ये 11 एकम 11, एक बचा, 11 एकम 11, 6 बचा, 11×6 = 66, एक बचा, 11 एकम 11। तो वो अब इसमें क्या 3 का भाग जाएगा? क्या 6 और 3 का भाग जाएगा। अब ये 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, ये आ जाएगा यहाँ पे 3×3 = 9, 2 बचा, 3×7 = 21, 3×8 = 24 और 3×7 = 21। तो 1% की वैल्यू कितनी है आपके पास? 387/2 रुपए। आपसे पूछ रहा है प्रिंसिपल, मतलब 100% की वैल्यू पूछ रहा है। तो 1% की वैल्यू अगर 387/2 है, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 387/2 गुणा 100। तो ये 2 से कटेगा 50, है ना, 2 से कटेगा 50। इसको गुणा करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 0। ये 7×5 = 35, आसे लगी 3, और 8×5 = 40 और 3 = 45, आसे लगी 4, 5×3 = 15 और 4 = 19, 19,350 रुपए। यही होगा आपका मूलधन। ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस तरह से है कि एक निश्चित धनराशि के लिए 20% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कितने समय में ब्याज उस धनराशि का ब्याज, देखो ब्याज उस धनराशि का 6/5 गुना हो जाएगा। 6/5 गुना हो जाएगा। अगर प्रिंसिपल 5 यूनिट है तो ब्याज कितना हो जाना चाहिए? 6 हो जाना चाहिए। अगर प्रिंसिपल 5 है तो ब्याज कितना होना चाहिए? 6। आपको ये बात पता है, ऐसा इक्वल टू PRT/100, ऐसा ही तो होना चाहिए 6। P है 5, रेट है आपकी 20%, ये हो गया टाइम, और ये अपॉन 100, 20×5 = 100, 100 से 100 कटा, T बराबर कितना आ गया? 6 साल। यही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। सही है। पहलो क्वेश्चन आप दोबारा रिकॉर्ड कर ला, फिर मैं थोड़ी एक लाइन बोलबो भूल गो। पहलो क्वेश्चन कह रहे थे ना आप, फिर दोबारा कर ओ चला आगे। अगला क्वेश्चन भाई जी देखा, देख तो ले पहले। और भी सर, और भी सर अगले अगला क्वेश्चन भी 8% देखा है प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। 4,500 रुपए की धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज की कितनी दर पर रेट निकालनी है? 5 साल में 6,525 रुपए हो जाएगी। देखो 4,500 रुपए है, ये 5 साल के बाद 6,525 हो गया, मतलब ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है। ब्याज कितना हो रहा है 5 साल बाद? 6,000। देखो 6,525 में से जब आप 4,500 रुपए घटा देंगे तो आपके पास 5 साल में दिया गया ब्याज आ जाएगा। तो आ जाएगा आपके पास 2,025 रुपए। ये 5 साल का ब्याज है। तो 1 साल का ब्याज क्या होगा भाई? 5×4 = 20 और ये 5×5 = 405 रुपए 1 साल का ब्याज होगा। सही है ना? 4,500 रुपए पर 1 साल का ब्याज कितना है? 405। आपको पता है रेट होती क्या है भाई? 100 रुपए पर जो आप 1 साल का ब्याज देते हैं वही तो रेट होता है। तो भाई आपने 405 रुपए ब्याज दिया, लेकिन कितने रुपए पर दिया? 4,500 रुपए पर दिया। तो 100 पर कितना देंगे? यही तो रेट है। देखो 00 से 00, ये 9 से कटेगा, 9×5 = 45, और ये 9×4 = 36, 9×5 = 45, 5×1 = 5, और ये 5×9 = 45। आपकी रेट आ गई 9%। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। इफ द अमाउंट ऑब्टेन बाई ए बाई इन्वेस्टिंग
₹9100 for 3 years at a rate of 10% per annum on simple interest is equals to the amount obtained by B by investing a certain sum of money for 5 years at a rate of 8% per annum on simple interest. Then 90% of the sum invested by B in rupees क्या होगा? देखो सवाल में ये पूछना चाह रहा है कि बी द्वारा निवेश की गई राशि का 90% निकालो आप। भाई कोई पैसा पैसा था आपका, है ना, तो जो बी ने इन्वेस्ट किया है ना उसका 90% आपको निकालना है। सही है, मैं ऑप्शन चेक कर रहा हूँ सारे इंटीजर में, मतलब बी इंटीजर रहा होगा। देखो बी बी का 90%, 90/100, सही है। इस तरह से कैलकुलेशन कराऊंगा मैं, 90/100 मतलब ऊपर 9 बच रहा है, 9 मतलब जो भी मेरा बी है उसको 9 से गुणा करना पड़ेगा, है ना, फिर बटे 10 करना पड़ेगा। सारे ही ऑप्शन इंटीजर है, मतलब ये 10 का जीरो भी घटेगा, ऊपर आ रहा है 9। मेरा आंसर वो होगा जिसमें 9 छिपा हुआ हो, मतलब 9 का मल्टीपल हो, वही मेरा आंसर होगा। क्या मेरा ऑप्शन ए 9 का मल्टीपल है? 7 7 14 और 1 15, 15 में 9 का भाग नहीं जाता, ये मेरा नहीं है। ये देखो 6 और 5 11 7 18, 18 का मतलब 9, 9 का भाग जा रहा है, हाँ बिल्कुल जा रहा है, ये मेरा आंसर हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी, 5 4 9 तो कटा, बच गया 8। इस ऑप्शन नंबर सी में 9 का भाग नहीं जाता, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। 5 4 9 और 8, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन बी ही एक ऐसा आंसर था जो 9 का मल्टीपल था, यही इसका राइट आंसर है। तो इसको पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4 साल में 6000 और 7 साल में 6750 हो जाती है, तो वह धनराशि रुपए में कितनी है? ये इस टाइप का सवाल हमने पहले भी किया है। देखो कैसे करेंगे, कोई पैसा 4 साल में कितना हो गया, 6000 रुपये हो गया, जबकि यही पैसा 7 साल में कितना हो जाता है, 6750 हो जाता है। जब मैं अंतर लूंगा तो मेरे पास आएगा 3 साल का साधारण ब्याज, और 3 साल का साधारण ब्याज कितना आया, इधर अंतर लेंगे, ये आ जाएगा 750 रुपए। 3 साल का साधारण ब्याज 750 रुपए है, तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना हो गया, 250 रुपये हो गया। 750 में 3 का भाग लगाएंगे, 250 आ जाएगा। तो 1 साल का साधारण ब्याज 250 रुपए, सही है। तो भाई 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 2500 1000 रुपये हो जाएगा, सही है ना। ये देखो ये क्या है, प्रिंसिपल में 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट जुड़ने के बाद पैसा 6000 बना, सही है ना। और आपको ये बात पता है कि 4 साल का ब्याज 1000 रुपए है, मतलब 4 साल का ब्याज 1000 रुपए देने के बाद कोई पैसा 6000 हो गया, मतलब वो पैसा शुरू में था कितना, 5000 रुपए तो था। उस 5000 रुपए में आपने 1000 रुपए ब्याज का जोड़ा, तभी तो वो 6000 बना। सही है गलत है? तो आप 6000 में से 1000 घटा दो। 6000 में से जब आप 1000 घटा देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5000 रुपए आ जाएगा, और यही क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, 8400 रुपए की एक धनराशि 8.75% प्रति वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित अवधि में 11046 हो गई। समान ब्याज दर पर और समान अवधि के लिए 10800 रुपए की राशि पर सिंपल इंटरेस्ट आपको क्या करना है, बताना है। देखो इस टाइप का सवाल हमने पहले भी किया है। 8400 रुपए हमारे पास है, 8.75% वार्षिक दर पर टी टाइम के बाद ये कितना हो गया, 11046 हो गया। तो मैं टी टाइम का सिंपल इंटरेस्ट पूछना चाहूँ तो आप 11046 में से 8400 रुपए घटा देंगे, आपके पास 2646 रुपए सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा टी टाइम का। सही है, 8400 रुपए पर आप टी टाइम में कितना ब्याज देंगे, 2646 रुपए आप ब्याज देंगे। अब देखो हमारे पास दो कंडीशन है, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट कंडीशन है 8400 रुपए पर 8.75% रेट से टी टाइम में आप इतने रुपए सिंपल इंटरेस्ट चुका रहे होंगे, जबकि 10,800 रुपए पर उसी रेट से, देखो समान ब्याज दर, मतलब रेट यही है पहले वाली, और टाइम भी वही है पहले वाला, टाइम पहले वाला मैंने टी माना है तो ये भी टी होगा। तो रेट हो गई 8.75, टाइम वही टी, और ये अपॉन 100। ये सेकंड कंडीशन मतलब 10,800 रुपए पर सिंपल इंटरेस्ट, ये है फर्स्ट कंडीशन मतलब 8,400 रुपए पर सिंपल इंटरेस्ट। मैं क्या करूंगा, इन दोनों ही कंडीशन का रेशियो निकाल लूंगा। तो आप देख रहे होंगे कि 8.75 और ये टी, 8.75 और टी, और ये अपॉन 100 और अपॉन 100, ये तो कट गया पूरा ही, और ये डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, और ये 12 से कट रहा है, 12 सत्ते 84, और ये 12 नाम
108। ये रेशियो आया आपके पास सिंपल इंटरेस्ट का, कितना? 7:9। अगर आप 8,400 रुपए पर 7 यूनिट सिंपल इंटरेस्ट दे रहे हैं तो 10,800 रुपए पर आप कितना यूनिट सिंपल इंटरेस्ट दे रहे होंगे? 9 यूनिट सिंपल इंटरेस्ट दे रहे होंगे। ठीक है, आपको सवाल में 8,400 रुपए पर आप कितना सिंपल इंटरेस्ट दे रहे हैं? 2646, मतलब 7 यूनिट की आपको वैल्यू दे रखी है 2646 रुपए। अगर 7 यूनिट की वैल्यू 2646 रुपए है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये हो जाएगा 7 या 21, 5 बचेगा, 7 और 7 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 378 रुपए। तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 गुणा 378। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 9 है, 8 नाम 72। जो भी मेरा आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट 2 होना चाहिए। यूनिट डिजिट 2 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, 5,000 रुपए की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर 4 से 1/5 वर्ष का साधारण ब्याज 6 से 2/3% प्रति वर्ष की दर से, दूसरे भाग पर 4% प्रति वर्ष की दर से 2 से 3/4 साल के लिए साधारण ब्याज का दुगुना है। तो दूसरे भाग का पहले भाग से अनुपात बताना है। सेकंड पार्ट का फर्स्ट पार्ट से रेशियो बताना है हमें। देखो भाई, ये इस टाइप का क्वेश्चन भी हमने पहले किया है, शायद पहला दूसरा नंबर ही क्वेश्चन था अपना। देखो सवाल क्या है कि 5,000 रुपए को हमने 2 भागों में बांटा। मैं ये मान लेता हूं पहला हिस्सा है ए और दूसरा हिस्सा है बी। ठीक है, रेट है 6 से 2/3% पहले हिस्से पर। तो 6 से 2/3% का मतलब होता है 1/15। मतलब ए पार्ट पर आप 1 साल के लिए इतना ब्याज आप चुकाएंगे, जबकि टाइम है कितना? 4 से 1/5, मतलब 5 चौक 20 और 21। 1 साल में आप इतना ब्याज देंगे तो 21/5 साल में कितना ब्याज देंगे? गुणा कर देंगे 21/5 से, तो ये 21/5 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, दूसरे भाग की क्या कहानी है? दूसरे भाग पर आप दे रहे हो 4% रेट। 4% का मतलब होता है 1/25। मतलब इस बी पर आप 1 साल इतना ब्याज चुकाएंगे, जबकि टाइम है कितना? 2 से 3/4, यानी 4 दूनी 8 और 3 11/4 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11/4 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। सवाल में कह रहा है कि ये पहला वाला हिस्से का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो दूसरे वाले से डबल है। अगर मैं दूसरे वाले को भी डबल कर दूं तो दोनों इक्वेशन आपस में बैलेंस हो जाएगी क्या? आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगी। ये भाई उसी तरह से जिस तरह से हमने पहले क्वेश्चन किया था, ये वही है, सवाल भी उसी तरह का है। तो देखो मैं क्या करूंगा, इस सेकंड पार्ट को डबल कर दूंगा तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। अब आगे इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 3 से कट रहा है, 3 5 15, तो ये 3 7 21 से 25 से 25 कटा, ये आ गया आपके पास ए रेशियो बी। कितना आ जाएगा? 11 रेशियो 7 2 जा 14। मतलब ये ए था पहला हिस्सा, बी था दूसरा हिस्सा। ए की वैल्यू है 11 यूनिट, बी की वैल्यू है 14 यूनिट। आपको पूछ रहा है दूसरे भाग का पहले भाग से अनुपात, मतलब बी अनुपात ए पूछ रहा है। तो बी कितना है? 14, ए कितना है? 11। तो रेशियो कितना आ गया? 14:11। 14:11 कौन से ऑप्शन में है? ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। यही इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, 50,250 रुपए की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर 7.5 साल का साधारण ब्याज 8 से 1/3% प्रति वर्ष की दर से और दूसरे भाग पर 8% प्रति वर्ष की दर से 5 से 1/4 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट का 5/2 गुना है। तो दोनों भागों के बीच का अंतर रुपए में क्या होगा? 50,250 रुपए को 2 भागों में बांटा गया। हम ये मान लेते हैं पहला भाग ए है, दूसरा भाग बी है। पहले भाग पर आप रेट लगा रहे हैं 8 से 1/3%। 8 से 1/3% का मतलब होता है 1/12। मतलब आप इस पहले पार्ट पर 1 साल के लिए इतना एक सिंपल इंटरेस्ट दे रहे होंगे, जबकि आप कितने समय के लिए दे रहे हैं? 7.5 साल के लिए। 7.5 साल को मैं 15/2 लिख सकता हूँ क्या? ये 15/2 लिख दूंगा। तो ये आ गया आपका पहले हिस्से पर 7.5 साल में दिया गया ब्याज। सही है। दूसरे हिस्से पे क्या कहानी है? दूसरे हिस्से पे कहानी है कि आप रेट दे रहे हैं 8% से। 4% का मतलब होता है 1/25, तो 8% का मतलब होगा 2/25। तो इस दूसरे हिस्से पर आप 2/25 करेंगे तो ये बी पर 1 साल का ब्याज आएगा, जबकि आप 1 साल के लिए थोड़ी दे रहे हैं, आप दे रहे हैं 5 से 1/4 साल के लिए। तो ये 5 चौक 20 और 1 21।
तो एक साल में अगर आप इतना ब्याज देंगे तो 21/4 साल में आप इतना ब्याज दे रहे होंगे। सवाल की लैंग्वेज ये कह रही है कि पहले हिस्से पर दिया गया साधारण ब्याज दूसरे हिस्से पर दिए गए साधारण ब्याज का, ये रहा दूसरे हिस्से पर दिया गया साधारण ब्याज, इस दूसरे हिस्से पर दिए गए साधारण ब्याज का 5/2 गुना है, तब जाकर ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब क्या करें, अब अपन रेशियो ले लेते हैं। देखो ये 2 से 2 कटा, आगे इधर ये 4 एकम 4 और ये 4 तिया 12, ये 3 से कट रहा है, 3 पंजे 15 और ये 3 सत्ते 21, ये 5 से 5 कटेगा। और कुछ कट रहा है क्या, और कुछ यहाँ पे नहीं कट रहा, 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42 इधर आ जाएगा। तो यहाँ से मैं देखो ए रेशियो भी निकालूंगा, यहाँ पर आ जाएगा ये 3 दूनी 6, 6 इस ऊपर वाले 7 से गुणा होगा, 6 सत्ते 42, मतलब ए की वैल्यू है 42 यूनिट। और बी कितना है, ये बी तो 25 ही है, 25 यूनिट। आपसे क्या पूछ रहा है, बी 25 यूनिट, ए है 42 यूनिट। आपसे पूछ रहा है दोनों भागों के बीच में अंतर, ए है 42 यूनिट, बी है 25 यूनिट, दोनों के बीच का अंतर 17 यूनिट है। मतलब आपसे 17 यूनिट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। ऑप्शन अप्रोक्सीमेट में नहीं है, वो सारे ही ऑप्शन इंटीजर है। मतलब मेरा जो आंसर होगा वो 17 का मल्टीपल होना चाहिए। तो मैं 17 का भाग लगा के देखता हूँ कि मेरा कौन सा ऑप्शन 17 से कट रहा है। क्या पहला ऑप्शन 17 से कट रहा है, 17 से 102 बचा 75, 75 में नहीं जा रहा, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। ये 17 से कट रहा है क्या, 17 सत्ते 119 और 17 5 85, ये कट रहा है, ये मेरा आंसर हो सकता है। आगे ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं, 17 सत्ते 119 और ये बचेगा 6, 17 5, ये नहीं जाएगा इसमें 17 का भाग, ये ऑप्शन मेरा आंसर नहीं हो सकता। और क्या इसमें जाएगा क्या भाग, ये 17 5 17 17 17 136, 17 136 और बाकी बचेगा, इसमें भी 17 का भाग नहीं जाएगा। तो मेरा एक ही ऑप्शन था जिसमें 17 का भाग जा रहा था, वो था ऑप्शन नंबर बी। बी ही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 सीजीएल मेंस 2021 का 8 अगस्त 2022 की शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। ये कुछ इस तरह से है कि भाई 20,000 रुपए तथा 40,000 रुपए की राशियों को 3 साल के लिए क्रमशः 10% तथा 15% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर दिया गया, कुल साधारण ब्याज कितना होगा। ये तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है कि भाई 20,000 रुपए और 40,000 रुपए, ये दो राशियां हैं। पहले वाली राशि को 10% से दिया 3 साल के लिए, 10% एक साल की रेट है तो 3 साल की 30% होगी, है ना। तो आप ब्याज कितने देंगे, ये होगा आपका 6,000 रुपए ब्याज देंगे 20,000 रुपए पर 3 साल में। और दूसरी राशि है 40,000 रुपए और 15% रेट है, 15% रेट है तो एक साल की 15% तो 3 साल की 45% हो जाएगी। तो इसका 45% निकालेंगे तो ये आ जाएगा, ये 18,000 आ जाएगा। जब आप इस 400 को 45 से गुना करेंगे तो 18,000 आएगा। तो 40,000 रुपए पर 18,000 रुपए आप ब्याज दे रहे हैं, जबकि 20,000 रुपए पर आप 6,000 रुपए ब्याज दे रहे हैं। आपसे इन दोनों का टोटल पूछ रहा है, 18 और 6 24, 18 और 6 24, तो 24,000 रुपए इसका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17, 12,000 रुपए की राशि पर 15% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज से 3 साल के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। 15% एक साल की रेट है तो 3 साल की रेट 45% हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, 12,000 का 45% निकालना है। तो 12,000 का 45% हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी 5400 रुपये हो जाएगा इसका उत्तर। 12,000 का 45% कितना होता है, 5400 रुपये होता है। ये इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 का, ऑप्शन नंबर सी। सीजीएल 2022 के मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 18, 3 वर्ष में 8,000 रुपए पर दो बैंकों के साधारण ब्याज का अंतर 800 रुपए। यदि दो बैंकों में ब्याज की दर प्रति वर्ष R1 और दूसरे में R2 है तो R1 माइनस R2 बताओ, जहां पर R1 ज्यादा है R2 से। देखो 8,000 रुपए है तो ये मूलधन हो गया, रेट है पहले के लिए R1 पहले बैंक के लिए, टाइम है 3 साल और ये बटे 100। क्या पहले बैंक में आपके द्वारा दिया गया ब्याज होगा, बैंक के द्वारा मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। दूसरे बैंक के लिए क्या है, मूलधन तो 8,000 ही है, दर है R2 और टाइम वही 3 साल और बटे 100, और इन दोनों का अंतर आपको 800 रुपए दिया गया है, यही दिया है सवाल में। देखो यहाँ से डबल जीरो से डबल जीरो कटेगा, यहाँ से डबल जीरो से डबल जीरो कटेगा, ये देखो यहाँ पे कितना आया
80 गुणा 3 कॉमन आ रहा है, 80 गुणा 3 कॉमन आ गया, अंदर बचा R1 माइनस R2 बराबर ये 800। ये देखो 80 से कटेगा ये 80 × 800 और ये 3 बटे में चल जाएगा, आपके पास आएगा R1 माइनस R2 बराबर 10/3%। और 10/3 का मतलब होता है 3×3 और 1 10, 3 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, एक निश्चित राशि 21% प्रति वर्ष की दर से 8 साल तक अर्जित साधारण ब्याज और उसी राशि पर उसी दर से 21 वर्षों तक अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा। देखो हमें ये बात पता है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। सही है, सही है। एक निश्चित राशि है, ठीक है, ये प्रिंसिपल है, रेट है 21% की दर से 8 साल के लिए अर्जित साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट उसी धनराशि पर। मतलब दो कंडीशन है ना हमारे पास, तो दोनों ही कंडीशन में प्रिंसिपल सेम है, दोनों ही कंडीशन में क्या है, प्रिंसिपल सेम है और उसी दर पर, मतलब रेट भी दोनों ही कंडीशन में सेम दे रखी है, प्रिंसिपल और रेट दोनों सेम दे दिया है ना। तो प्रिंसिपल और रेट दोनों सेम है, मतलब प्रिंसिपल और रेट कांस्टेंट है, और 100 तो वैसे भी कांस्टेंट होता है, 100 तो वैसे भी कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो प्रिंसिपल रेट और 100 ये तीनों कांस्टेंट है, तो आपको ये बात पता चलेगी कि सिंपल इंटरेस्ट जो है हमारा साधारण ब्याज जो है वो सीधा डिपेंड करेगा सिर्फ टाइम पर। मतलब जो टाइम का अनुपात होगा ना वही अनुपात साधारण ब्याज का भी होगा। तो देखो दो कंडीशन है हमारे पास, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट कंडीशन में टाइम कितना है 8 साल, और सेकंड कंडीशन में टाइम कितना है आप कहेंगे 21 साल। अगर मैं टाइम का अनुपात निकालना चाहूं तो टाइम का अनुपात होगा 8:21। और मैंने बताया कि प्रिंसिपल रेट अगर कांस्टेंट हो तो जो अनुपात टाइम का वही अनुपात प्रिंसिपल का भी होगा, जो रेशियो टाइम का होगा वही रेशियो किसका होगा, प्रिंसिपल का। तो सिंपल इंटरेस्ट का, तो सिंपल इंटरेस्ट का भी रेशियो क्या आ जाएगा 8:21 आ जाएगा। और यही तो आपसे पूछ रहा है कि साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा, तो जो रेशियो टाइम का वही रेशियो किसका, सिंपल इंटरेस्ट का। कब, जब प्रिंसिपल और रेट दोनों क्या हो, कांस्टेंट हो। तो अपना ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 20, ये तो भाई आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन इसके अंदर डल गया, तो ये तो सिंप्लीफिकेशन जब हम करेंगे तब इसको सोल्व कराएंगे। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हमें दिया गया है कि 5 वर्षों में ₹X, ये देखो यहाँ पे X लिखा हुआ है, तो ₹X की राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 गुना है, तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या होगी। हमें दिया है 5 साल में ₹X की राशि पर सिंपल इंटरेस्ट जो होगा ना वो प्रिंसिपल का 2/5 है, देखो 2/5 में दिया गया है। अगर मैं प्रिंसिपल 5 यूनिट मानता हूँ, है ना, अगर मैं प्रिंसिपल 5 यूनिट मानता हूं तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 5 साल का, 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट होगा 2 यूनिट। सही है, नहीं है, अगर मैं प्रिंसिपल 5 यूनिट मानता हूं तो सिंपल इंटरेस्ट 5 साल का कितना हो जाएगा 2 यूनिट हो जाएगा। और आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 2 यूनिट, प्रिंसिपल कितना है 5 यूनिट, रेट कितनी है नहीं पता, टाइम कितना है 5 साल, और ये बटे 100, ये 25 25 चौक 100, 4 दूनी 8, रेट आ गई आपके पास 8%। यही इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22, एक राशि साधारण ब्याज पर 9 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, तो आपको प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर बतानी है। एक राशि थी, माना वो राशि थी पी, वो 9 साल में कितनी हो गई 3 गुना हो गई। भाई ₹1 था, वो 9 साल बाद ₹3 हो गया, तो भाई 9 साल का ब्याज कितना दिया आपने 2 दिया ना, है ना, 9 साल का ब्याज कितना दिया 2। आपको पता है ऐसा इक्वल टू होता है PRT अपॉन 100, ऐसा कितना है 2, पी कितना माना था आपने 1, रेट कितनी है नहीं पता, टाइम कितना है 9 साल, और ये बटे 100, ये आएगा। सही है, देखो अब इसे सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास ये 2/9 और ये गुणा 100 और ये बराबर 8। देखो आपको ये बात पता है 1/9, 1/9 का मतलब होता है 11 सही 1/9%। तो क्या ये 2/9 क्या इसका डबल है क्या, तो इसे 2 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 22 सही 2/9%। तो रेट क्या आ गई आपकी 22 सही 2/9।
9% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी आपका। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। हाँ तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इसमें कमेंट करें, कोई गलती हो तो बताइए, और चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।